नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग रीजनिंग के 1000 महत्वपूर्ण उत्कृष्ट प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते चले आ रहे हैं, आज उसी क्रम को जारी रखते हुए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। सरकार को सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर CCTV लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए। दो तर्क दिए हैं। पहला तर्क है हाँ, इससे सार्वजनिक सुरक्षा के स्तर में वृद्धि होगी। नहीं, निजता लोगों का अधिकार है और CCTV लगाना उसमें दखलंदाजी होगी। ठीक, ऑप्शन दिया है केवल तर्क 2 मजबूत है, केवल तर्क 1 मजबूत है, केवल तर्क 1 व 2 मजबूत हैं, तर्क 1 व 2 दोनों मजबूत नहीं है। ठीक है, समझो भाई बात को। एक स्टेटमेंट है कि कह रहा है क्या सरकार को, मतलब सरकार को किसी मतलब सभी सार्वजनिक स्थलों पर और कार्यस्थलों पर CCTV लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए। देखो बात ऐसी है, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थल से मतलब आप समझ जाओ तो इन दोनों में आप डिफरेंस आसानी से क्लियर कर ले जाओगे। देखो कह रहा है कि सार्वजनिक स्थान इट मीन्स जहां पे लोग इकट्ठे होते हों, लोग आपस में, जैसे आपका सार्वजनिक स्थान हो गया पब्लिक प्लेस, आपका मान लो बस स्टॉप हो गया, या फिर आपका हो गया रेलवे स्टेशन, या फिर आपका हो गया कोई कार्यस्थल में अगर आ जाए तो जहाँ पर कार्य होते हों, जैसे कि आपका सरकारी कार्य, गैर सरकारी कार्य जो भी है, जैसे आप मान लीजिए न्यायालय हो गया, आपका हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारी चीज़ें। अब देखो सिंपल सी बात है, आप ज़रा सोचो कि अगर वहाँ पे CCTV लगा दिया जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो भी, जैसे मान लीजिए क्या दिक्कतें पैदा होती, सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल के सामने कोई व्यक्ति है, ज़्यादा वहाँ पे गाड़ियाँ इकट्ठा हो रही हैं और कोई व्यक्ति चोर है जो कि क्या करता है, वहाँ से गाड़ियाँ चुरा लेता है। तो हम अगर CCTV रहेगा तो उस CCTV की मदद से देख सकते हैं कि आखिर चोर कौन है, तो वहाँ से तो आसानी से हम लोग पा सकते हैं। अब ऐसे कार्यस्थल पर देखिए, कार्यस्थल का तो मैंने बता दिया कि एग्जांपल, एक सार्वजनिक स्थल पर देखिए पब्लिक प्लेस पे, जैसे बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे मान लीजिए कुछ मनचले हैं, छेड़खानी का भी आप देखते होंगे आता रहता है आए दिन, तो उसको भी रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, CCTV वगैरह लगाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पहला वाला तर्क है मेरे आपको एक्सप्लेन करने से ही समझ में आ गया होगा कि हाँ, इससे सार्वजनिक सुरक्षा में स्तर क्या होती है, वृद्धि होती है। तो पहला वाला तो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया उस तरीके से पहला वाला ही सही हो गया। बट देखो क्या कह रहा है, अब हमें दूसरा पहलू भी देखना होगा। कह रहा है नहीं, निजता लोगों का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है भाई, लोगों का जो निजता है वो एक अधिकार है, वो जरूरी होना भी चाहिए। फिर कह रहा और CCTV लगाना उसमें दखलंदाजी होगी। जरा बात करिए, एक जरा टॉपिक सोचिए, निजता मतलब से मतलब क्या है, ये चीज समझिए। आपकी निजता तब तक है जब तक किसी की निजता पर कोई क्या हो, फर्क ना पड़े। भाई अगर आप हो और आप कह रहे हो कि भाई हमारी निजता है, आप हमको ऐसे सरेआम नहीं देख सकते, चोर कहेगा कि भाई हमारी निजता का अधिकार, हम चोरी करेंगे। भाई हमारी निजता का अधिकार है, आप CCTV मत लगाइए, हम तो चोरी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, ये निजता के आड़ में सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, तो इसको ये वाला तर्क थोड़ा सा मजबूत कम दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से जब मजबूत कम दिखाई दे तो दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल तर्क 1 क्या है, मजबूत है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कम से कम कुछ नल वाल्व हैं, कुछ वाल्व टंकी हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। तो देखो कुछ नल क्या हैं, कुछ नल आपके वाल्व हैं। ठीक, ये हमारा डायग्राम बन गया। अगला कह रहा है कुछ वाल्व टंकी हैं, तो कुछ वाल्व का कुछ पार्ट क्या है, टंकी है। ठीक, अब क्या कह रहा है निष्कर्ष, देखो निष्कर्ष कह रहा है कुछ नल क्या है, टंकी है। तो नल यहाँ है, टंकी यहाँ है, दोनों में कोई संबंध नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेफिनेट केस में बता दो, तो ये हो जाएगा मेरा पहला वाला रॉन्ग। ठीक, फिर कह रहा है कि सभी टंकियां नल है, तो सेम चीज, ना तो नल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, ना तो टंकी के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर ये आपका डेफिनेट में पूछ रहा है तो बिल्कुल गलत होगा, अगर आपका पॉसिबिलिटी में पूछेगा तो ये सही हो सकता है। बट
यहां पे डेफिनेट पूछ रहा है इसलिए भी गलत हो जाएगा। तो आपका ना तो एक ना तो दो, क्या है, दोनों भी सही नहीं है। दिया है अंतरराज्यीय न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम है। क्या है, अंतरराज्यीय न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम है, ये भारत सरकार के मुख्य न्यायमूर्ति का फैसला है। ठीक, तो पूर्वानुमान है, मतलब पूर्व में हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, जो ये स्टेटमेंट है क्या चीजें सोच सकते हैं। देखो, कह रहा है अंतरराज्यीय न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय से उच्चतर निकाय है, बिल्कुल गलत बात है। कोई, देखिए अंतरराज्यीय बोला है, अंतरराज्यीय मतलब किसी राज्य का जो न्यायाधिकरण है, क्या वो सर्वोच्च न्यायालय से उच्चतर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये सीधे सीधे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है न्यायाधिकरण को तकनीकी निर्णय के लिए बनाया गया है, बिल्कुल सही बात है। जो न्यायाधिकरण होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए, तकनीकी निर्णय के लिए बनाया जाता है। देखो सिंपल सी बात है, कह रहा है कि अंतरराज्यीय न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम है, मतलब जो अंतरराज्यीय है वो क्या करता है, जो भी फैसला देता है वो क्या होता है, वो एकदम अंतिम होता है। यह स्टेटमेंट है, और यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है, ये कहा गया है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा, यह उनका एक फैसला सुनाया गया है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि न्यायाधिकरण का जो तकनीकी निर्णय है वो उसी के लिए तो बनाया गया है कि वो तकनीकी निर्णय दे, और उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। इट मीन्स उनका निर्णय क्या होगा, अंतिम है। तो लेकिन अब यहां पे दूसरा वाला तो मेरा करेक्ट हो जाएगा, बट जो पहला वाला गलत क्यों हुआ है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इतना लॉजिक है, भाई इसको कहने वाला कौन है, सर्वोच्च, क्योंकि देखो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, इसका मतलब भारत का मुख्य न्यायमूर्ति कहां बैठेगा, सर्वोच्च न्यायालय में बैठेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी संस्था के बारे में बोल रहा है, इसका मतलब यही तो हुआ कि वो सबसे ऊपर है। इसका मतलब यही सिर्फ बात है कि पहला वाला जो कह रहा है कि अंतरराज्यीय न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय से उच्चतर निकाय है, इसका मतलब सीधे सीधे ये गलत हो जाएगा। पूर्वानुमान केवल दो हमारा क्या होगा, अंतर्निहित होगा। 132, 72, 182, 110, देखो 132 से 72 हुआ, 72 मतलब कम हुआ, कम से फिर ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा होगा, इसका मतलब। ठीक, तो क्या लॉजिक लग रही है, जरा ये देखो, 132 से 72 मतलब 60 कम हुआ। ठीक, 60 कम होने के बाद इसमें कितना जुड़ा, इसमें जुड़ा आपका, देखो सीधे सीधे 11 जुड़ गया। देखो ऐसे देखो, इसमें 60 कम हुआ और यहां पे आपका कितना जुड़ा, 110 जुड़ गया। ठीक, 110 जोड़ोगे आप तो देखो 172 में, ये 72 में 110 जोड़ोगे तो 182 आ जाएगा। ठीक, 182 में से जब माइनस करोगे कितना, आप माइनस करोगे 72, तब जाके आपका आएगा 110। ठीक, तो कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक तो हमको नहीं मिल रही है, कुछ भी दिखता नहीं आ रहा है। तो जरा इसको माइनस, इसको हटाओ, और एक और देखो, सिंपल सी बात है, 132 किसी का गुणनखंड है, 72 भी किसी का गुणनखंड है, और 182 भी, 110 भी। तो सिंपल सी बात है, आप इसको लिख सकते हो 11 गुणे 12, इसका मतलब 11 गुणे 12 मतलब होता है 132, और यहां होता है 8 गुणे 9 मतलब 72, 8 9 72। तो अब यहां देखो 182 दिया है, 182 होता है 13 गुणे 14 की वैल्यू, तो 13 देखो 14, 140 और 14 यहाँ 42, तो 182 हो जाएगा। 110 की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितना, 10 गुणे 11। ठीक, तो 10 गुणे 11 आ गया। ठीक है, तो देखो 11 से 13 हुआ, 12 से 14 हुआ, ठीक, 8 से 10 हुआ और 9 से 11 हुआ। इसका मतलब 13 से कितना होगा, 15, और 14 से होगा भैया आपका 16। ठीक, तो देखो 15 और 16 का गुणनखंड करोगे तो 15 दहम्मा 150 और 15 छक्का 90। ठीक, ठीक है, 15 दहम्मा 150 प्लस 15 छक्का 90, तो 9 5 14, 240 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ नारियल तेल होते हैं, तो बना लो, डायग्राम बना लो आप। कुछ नारियल तेल, ठीक, तो नारियल का कुछ हिस्सा, नारियल का कुछ हिस्सा क्या है, तेल है। ठीक, फिर कह रहा है कुछ तेल कवि हैं, तेल का कुछ हिस्सा क्या है, कवि है। डायग्राम बनाते जाओ, आंसर निकलता जाएगा। अगला कह रहा है कुछ कवि पत्रिकाएं हैं, कवि का कुछ पार्ट क्या हो गया, पत्रिकाएं। ठीक है,
अभी कह रहा है कि कुछ, देखो ये तो हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बन गया। अब कह रहा है कुछ कवि, निष्कर्ष पूछा, निष्कर्ष को हमें देखना है। कुछ कवि तेल होते हैं, तो देखो कवि यहाँ है, तेल यहाँ है, तो अगर कुछ तेल कवि हैं तो कुछ कवि भी क्या होंगे, तेल होंगे। बिल्कुल सही बात है, पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कुछ नारियल कवि होते हैं, देखो नारियल यहाँ है और कवि यहाँ है, दूर सा है, दूर का रिलेशन है, कोई बात नहीं, जब दूर का रिलेशन हो तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट क्या डेफिनेट केस नहीं हो सकता। तो दूसरा वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओनली वन फॉलो, मतलब पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा और दूसरा वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। यदि आप टंकण में निपुण हैं तो हम आपको लिखिए श्रेणी में भर्ती कर लेंगे। एक कंपनी में ऐसा विज्ञापन निकाल दिया, तो देखो जब कोई कंपनी कोई विज्ञापन निकालती है तो क्यों की विज्ञापन निकालेगी भाई, उसके पास उसकी आवश्यकता होगी तभी तो विज्ञापन निकालेगा। इसका मतलब लिपिक हेतु एक रिक्त पद है, तो सिंपल सी बात है, करेक्ट है भाई। अगर कोई चीज विज्ञापन निकाल रहा है, किसी सर्विस के लिए विज्ञापन दिया जा रहा है, तो इसका मतलब उसके पास रिक्त पद है तभी तो दिया जा रहा है, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। अगला पूर्वानुमान है कंपनी केवल टंकण जानने वाले को ही भर्ती करेंगे। देखो एक बात आप फिक्स कर लो दिमाग में, जब कभी भी पूर्वानुमान में केवल शब्द आ जाए तो बिल्कुल गलत होगा। अब क्यों गलत होगा, अब रटना तो है नहीं, क्यों गलत होगा ये भी जान लो आप। कह रहा है कंपनी केवल टंकण जानने वाले को ही भर्ती करेगा। इसका मतलब अगर मैं मान लो 10वीं फेल, ठीक, मैं 10वीं फेल और मैंने कहीं से जुगाड़ करके टंकण क्या कर लिया, सीख लिया, मुझे आता है। भाई ये तो एक कला है ना, टाइपिंग करना एक कला है, तो वो कोई भी सीख सकता है। मैंने सीख लिया, ठीक, अब मुझे टंकण तो आती है, बट उसकी जो और अदर रिक्वायरमेंट हैं जैसे पढ़ाई लिखाई, तो अगर आप पढ़े लिखे हो ही नहीं और चूंकि आपका पद एक लिपिकीय पद है, लेने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास डिग्री वगैरह भी होनी चाहिए। कम से कम मिनिमम एजुकेशन जो होती है, क्वालिफिकेशन जो होती है वो 10+2 होती है, ठीक। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो केवल शब्द दे दिया है कि कंपनी केवल टंकण जानने वाले को ही भर्ती करेगा, तो ये सीधे सीधे मेरा गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, उसका सीधा सीधा सा तात्पर्य ये है कि अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ टंकण आती है, उसके अलावा ना तो उसको रीजनल लैंग्वेज आती है, ना ही उसको मान लीजिए उसकी कोई डिग्री है, तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं आपको सामने देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से ये जो दूसरा वाला हमारा है पूर्वानुमान, वो क्या हो जाएगा, एकदम से गलत हो जाएगा। पहला वाला पूर्वानुमान हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। x और y के पुत्र हैं, x यश के पिता हैं, y का s से क्या संबंध है। तो देखो x और y क्या हैं, ये दोनों लोग क्या हैं, के पुत्र हैं, ठीक। तो के कोई पुत्र होंगे, कौन, x और y, ठीक। अब कह रहा है x यश के पिता हैं, देखो ये दोनों पुत्र हैं, तो ये दोनों जेंडर क्लियर हो गया है। अब के बारे में तो पता नहीं है, बट कह रहा है x जो है वो यश के पिता हैं, तो x जो है यश के पिता हैं, तो s जो होगा वो x का पुत्र होगा। अब कह रहा है कि y का s से क्या संबंध है, तो y के बारे में पूछ रहा है, यश से पूछ रहा है। तो देखो s जो है वो x का बेटा है, तो इसका मतलब x क्या है, उनके पिता हैं, और ये दोनों आपस में भाई हैं, ठीक। क्योंकि देखो के क्या है, x और y के क्या है, पुत्र हैं, मतलब के का दोनों पुत्र हैं x और y, तो दोनों आपस में पुत्र हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई हैं। तो ये अगर इसके पिता हैं तो ये इसके क्या होंगे, चाचा होंगे, ठीक। तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, चाचा, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए विकल्प में उस विकल्प को चुनिए जो सबसे अलग है, ठीक। तो देखिए हेनरी दिया है, वॉट दिया है, टेस्ला दिया है और दिया है किलोग्राम। तो देखो सिंपल सी बात है, जो हेनरी होता है, वॉट होता है और टेस्ला होता है, ये विद्युत चुंबकत्व का मात्रक है, ठीक। विद्युत चुंबकत्व का मात्रक है, ठीक है, विद्युत चुंबकत्व का मात्रक है। और ये जो किलोग्राम है वो किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, ठीक है। तो ये तीनों तो विद्युत चुंबकत्व के मात्रक है, ये किलोग्राम मेरा सबसे अलग है जो कि क्या है, द्रव्य का मात्रक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है।
देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न जानकारी को ध्यान से पढ़ो और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। इनपुट दिया है कैम्स, रूल्स, सोज, माउथ, फास्ट, ये आपका इनपुट है। अब इस इनपुट को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर ये यूपीएसआई के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, बैंकिंग के एग्जाम में भी ये सब पूछे जाते हैं। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले इनपुट को देखो। इनपुट हमारा कैम्स, रूल्स, सोज, माउथ, फास्ट। तो अगर आपको लॉजिक पता करनी है कि इसमें क्या हो रहा है तो सबसे पहले लास्ट वाला स्टेप देखो। स्टेप 4 क्या है, लास्ट वाला स्टेप है। तो इसमें सोज हुआ है, रूल्स हुआ है, माउथ हुआ है, फास्ट हुआ है, कैम्स हुआ है। अब यहीं से सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, बाकी चीज़ें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो सोज है, इसका मतलब सोज के बाद रूल्स आया है, माउथ आया, फास्ट आया, कैम्स आया है। देखो कुछ चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई मेरी कि कहीं ना कहीं डिसेंडिंग लेटर्स में लिखी गई है। एस आपका सबसे बड़ा लेटर है, देखो सी आपका थर्ड लेटर है, आर आपका 18 है, एस आपका 19 है, एम 13 है और एफ मतलब होता है आपका 6। ठीक, अब देखो तो सबसे बड़ी वाली लेटर को पहले लिखा गया है, उसके बाद उसके छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बस हमारी लॉजिक पिक हो गई। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कह रहा है कि इनपुट में अंतिम चरण क्या होगा, मतलब लास्ट स्टेप क्या होगा। तो सेम इसी तरीके से इसको भी बना लो। देखो चाहो तो इस तरीके से बनाओ या फिर अभी मैं एक ट्रिक के माध्यम से भी समझा दूंगा। सबसे पहले बना लो आप। तो जो स्टेप 1 होगा वो क्या लिखोगे आप, सबसे पहले बड़ी वैल्यू लाओगे। तो एस है, बी है, एन है, बी है, सी है, सी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू हो गई आपकी स्टीयर्स। ठीक, स्टीयर्स हो गई। उसके बाद सभी वैल्यूज को लिख देंगे एज इट इज। कोल्स होगा, फिर ब्रीफ होगा, लिख देते हैं। कोल्स होगा, फिर होगा ब्रीफ, ठीक, फिर होगा नैप्स, फिर होगा आपका ब्लास्ट, फिर होगा क्राइस। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो होगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, स्टीयर के बाद नेक्स्ट जो वैल्यू आती है उसको पुट करोगे। तो देखो एस दिया है, एस के बाद सी, बी, एन, बी, सी, तो इसका मतलब उसके बाद आपका आएगा नैप्स। तो सेकेंड वन हो जाएगा नैप्स। उसके बाद सभी चीजें सेम एज इट इज उसे उतार दो। कोल्स हो जाएगा, कोल्स के बाद आपका हो जाएगा ब्रीफ, ब्रीफ के बाद हो जाएगा आपका ब्लास्ट, उसके बाद आपका आएगा क्राइस। देखो सेम चीज जो यहां पे हुई है वही चीज मैं यहां पे भी कर रहा हूं। ठीक है, स्टेप नंबर 3 जाओगे आप तो स्टीयर होगा, स्टीयर के बाद नैप्स होगा, नैप्स के बाद क्या होगा, देखो एस हो गया, एन हो गया। अब देखो 2 लेटर हैं बी, बी, सी, सी। तो सबसे जो पहले आएगा एस एन के बाद वो आएगा आपका सी। ठीक है, पीछे से आप जा रहे हो तो सबसे बड़ी वैल्यू बी और सी में होगा सी की। अब आपके पास सी के 2 वैल्यूज हैं, सी ओ, सी आर। तो ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। तो कहीं ना कहीं क्राइस आपका डिक्शनरी वर्ड में सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पे आपका आ जाएगा क्राइस। देन आप जो भी चीजें हैं आप उसको एज इट इज वैसे उतार दोगे। ठीक है, कोल्स हो जाएगा, स्टीयर्स आपने लिखा है। अब यहाँ पे ब्रीफ हो जाएगा, ब्रीफ के बाद आपने नैप लिखा है, ब्लास्ट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्राइस आपने लिख रखा है। ठीक, स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। स्टेप नंबर 4 में आपका स्टीयर, नैप्स, क्राइस। देखो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी इसको मैं और शॉर्टकट के तरीके से बता दूंगा आपको। देखो सी के बाद उसके बाद कोल्स तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो सी के बाद क्राइस के बाद तो अगला वर्ड जो होगा, अगला लेटर जो होगा वो सी ही होगा। तो कोल्स तो होगा ही, ये एज इट इज क्या है, सेट है। ठीक है, अब ब्रीफ और ब्लास्ट में हम लोग देखते हैं, ब्रीफ और ब्लास्ट में कौन पहले होगा। तो देखो आर सबसे पहले होगा, तो देखो यहां ब्रीफ दिया भी है, और ब्लास्ट उसके बाद होगा, तो ब्लास्ट भी सेट है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 की हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो स्टेप नंबर जो 3 होगा, स्टेप नंबर 3 इज लास्ट स्टेप ऑफ यू इनपुट। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 आपका लास्ट स्टेप हो गया। अब पूछ रहा है लास्ट स्टेप कौन सा होगा, अब इसी में चेक कर लो आप। तो स्टीयर्स दिया है, कोल्स दिया है, तो कोल्स तो होगा नहीं, स्टीयर के बाद नैप्स होगा। तो स्टीयर, नैप्स के बाद क्राइस, क्राइस दिया है, कोल्स दिया है,
ब्रीफ दिया है और ब्लास्ट दिया है। तो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ये था तरीका सॉल्व करने का। ठीक, उपयुक्त चरणों में अनुपालित नियमों के अनुसार दिए गए निम्न चरण 3 कोल्स में मिली कोल्स की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो जो मैंने पिछली बार आपका ये इनपुट का मैंने अरेंज किया था वो लास्ट स्टेप था आपका स्टेप नंबर 3, और लास्ट स्टेप में क्या लिखा था, स्टीयर, स्नैप्स, क्राइज, कोल्स, ब्रीफ, ब्लास्ट। ठीक, तो कह रहा है कि आपको बताना है कोल्स की स्थिति क्या है। तो कोल्स यहाँ पे है, तो देखो कोल्स यहाँ पे है, ये तरफ होगा आपका दायां तरफ, तो मतलब दाएं तरफ से पहला, दूसरा, तीसरा, दाएं तरफ से तीसरा होगा, बाएं तरफ से देखो ये क्या होगा, बाएं तरफ होगा। तो 1 2 3 4, बाएं तरफ से चौथा, दाएं तरफ से तीसरा। ऑप्शन देख लो, दाएं छोर से तीसरा, पहला वाला ऑप्शन मिल गया, सही है। बाएं छोर से छठा नहीं होगा, बाएं छोर से तीसरा नहीं होगा, बाएं छोर से पांचवा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाएं छोर से कितना है, चौथा है। तो देखो एक बार आपको जो भी इनपुट दिया गया है उसको बना लो, देन उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से है। उपयुक्त चरण में अनुपालित नियमों के अनुसार दिए गए इनपुट के अंतिम चरण में कोल्स और स्टीयर के बीच तत्वों की संख्या ज्ञात करो। सेम इनपुट है, अब कह रहा है कि आप बता दो कोल्स और स्टीयर के बीच कितने तत्व हैं। देखो स्टीयर यहाँ पे है और कोल्स आपका यहाँ पे है, तो कितने वर्ड हैं, कितने लेटर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, तो आपके 2 वर्ड्स मिल गए। तो सिंपल सा आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस हम और लेकर आएंगे आपके लिए अगली वीडियोस में, आप इसको देखते रहिएगा। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा, इनकी पौत्री मेरे भाई की माँ है। ठीक, उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है। देखो एक महिला क्या कह रही है, एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा कि किसका, देखो एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा कि इनकी पुत्री, मतलब पौत्री, व्यक्ति हैं, कोई एक व्यक्ति हैं, उनकी क्या पौत्री, पौत्री मतलब क्या होगा, या तो उनका लड़का होगा या तो उनकी लड़की होगी। तो उनकी लड़की और लड़का का क्या होगा, लड़की होगी। पौत्री मतलब होता है पौत्री मतलब होता है लड़की। ठीक, तो लड़का या लड़की होगी तो आपकी ये पौत्री हो जाएगी। कह रहा है मेरे भाई की माँ है, तो मेरे भाई की माँ मतलब मैं क्या हूं, महिला हूं। देखो इसके हिसाब से मैं महिला हूं। महिला का जो भाई होगा उसकी माँ मतलब महिला का भाई का माँ मतलब उसकी भी माँ। ठीक, तो कह रहा है कि उस व्यक्ति का उस महिला से उस व्यक्ति का क्या संबंध है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये इसके नाना या क्या होंगे, नानी होंगी। ठीक, ये इसके क्या होंगी, माँ होंगी। अब लेकिन ये चीज क्लियर ही नहीं हो पा रही है। अगर नाना होंगे तो आपके ये हो जाएंगे क्या, अगर ये नाना होंगे तो ये आपके परनाना हो जाएंगे। अगर ये दादा होंगे तो ये आपके परदादा हो जाएंगे। ये आपकी नानी होंगे तब भी क्या हो जाएंगे, नाना होंगे या परदादा होंगे। तो सिंपल सी बात है, जब जेंडर क्लियर ना हो, चूंकि यहां से मेरा सीधे हो रहा है, यहां का तो जेंडर क्लियर है, बट इस वाले जेंडर से सीधे सीधे ये हो जाएगा। अगर नानी होगी मतलब अगर ये मम्मी के खानदान से होंगे तो हमारे नाना लगेंगे, पर नाना लगेंगे, लेकिन पापा के खानदान से होंगे तो परदादा लगेंगे। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा परदादा। ठीक है, परदादा या परनाना। ठीक, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आई होप समझ में भी आ गया होगा कि कैसे परदादा या परनाना होगा। सिंपल सी बात है, परदादा तब होंगे जब ये मेरे दादा के पापा होंगे। ठीक, परनाना कब होंगे, जब ये मेरी मम्मी के क्या होंगे, मतलब मम्मी के क्या होंगे, पापा होंगे। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम बनाते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दिए गए अन्य विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो भिन्न है। तो देखिए दिया है आलू, टमाटर, गाजर, प्याज। देखते ही समझ गए होंगे, आलू जो होता है और गाजर और प्याज जो होता है वो क्या होता है, जमीन के अंदर पाई जाती है। ठीक, जमीन के अंदर उगाई जाती है ना, और जो टमाटर होता है वो जमीन के ऊपर उगाई जाती है। तो टमाटर मेरा अलग है, बाकी सभी चीजें सेम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, 2 स्टेटमेंट दिया है। अरविंद बाएं छोर से 7वां है। ठीक है, तो देखो ये आपका दायां छोर होता है, ये आपका बायां छोर होता है। तो अरविंद बाएं छोर से आपका कितने स्थान पे है, 7वें स्थान पे है।
और प्रभु दाएं छोर से, दाएं छोर ये होता है, तो प्रभु जो होगा वो कहां 5वें स्थान पर है। अभी यहां से तो क्लियर नहीं हो पाएगा कि कितने लोग यहां पे मौजूद हैं, क्योंकि 7 5 12 तो हो गए, लेकिन इन बीच की खाई को हमें पता नहीं है। ठीक, आगे कह रहा है अपनी जगह की अदला बदली करने के बाद, अब ये कहा अरविंद प्रभु के पास चला गया और प्रभु यहां चला आया। अदला बदली करने के बाद अरविंद बाएं छोर से 17वां हो गया। देखो अभी क्या है, अरविंद यहां पहुंच गया। ठीक, अरविंद यहां पे आ गए। ठीक है, तो अरविंद अभी बाएं छोर से कितना हो गया, 17 हो गए। तो अरविंद बाएं छोर से 17 है और अरविंद ही बाएं छोर से 5वां है। तो टोटल जब निकालोगे आप, तो टोटल क्या होगा, 17 + 5 22 -1, तो कितना हो जाएगा, 21 लोग। टोटल 21 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, -1 इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभु अरविंद की प्लेस 2 बार काउंट हो गई, एक बार बाएं से एक बार दाएं से। तो चूंकि वो वहां पे एक ही बार मौजूद हैं, इसलिए क्या है, 1 को माइनस करते हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है कि देखिए, जब जो मेरा आंसर आया है वो आंसर आया है इस वाले स्टेटमेंट और इस वाले स्टेटमेंट दोनों को लेकर। तो पहला कह रहा है ऑप्शन कि 1 और 2 दोनों कथनों की दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो भाई पर्याप्त है, क्यों, क्योंकि दोनों कथनों की सहायता से ही तो हमने क्या किया है, इसका उत्तर प्राप्त किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि 1 और 2 कथनों में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। गो के कूट भाषा में कैसे लिखा जाता है, देखो अब ये 3 स्टेटमेंट हैं, इन तीनों स्टेटमेंट की सहायता से हमें प्राप्त करना है। देखो गो की कोडिंग क्या है, गो को यहाँ पे मिल रहा है, तो गो की कोडिंग कैसे निकाल सकते हैं। कह रहा है JEASBE, अब इसमें से कुछ हो सकता है। तो देखो सबसे पहले इन दोनों को फाइंड कर लो, तब अपने आप हमारा गो का मिल जाएगा। नेवर यहाँ पे है और नेवर यहाँ पे है, तो इनमें से जो कॉमन कोडिंग होगी वही हमारी नेवर की कोडिंग होगी। तो देखिए जेई है, तो ये मेरा क्या हो गया, नेवर की कोडिंग। अब बता दो थिंक की कोडिंग क्या होती है। तो देखो ये क्या है, थिंक है, ये थिंक है, सॉरी थिंक है, तो ये थिंक और ये भी थिंक है आपका यहाँ पे। अब एज आपका क्या है, एज आपका थिंक की कोडिंग है। बच गया आपका बी आपका बच गया। इसका मतलब बी जो होगा वो किसकी कोडिंग होगी, गो की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने गो की कोडिंग पा ली। अब देखो हमें इस गो की कोडिंग पाने में किसकी किसकी सहायता ली, पहले वाले स्टेटमेंट की सहायता ली, दूसरे स्टेटमेंट की सहायता ली और तीसरे स्टेटमेंट की सहायता ली। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड और तीनों कथनों को दी गई जानकारी कुल मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। देखो 1.5 से 5 हुआ है, इट मीन्स कितना प्लस हुआ, देखो 1.5 और आधा हो गया 2, 2 3 5, तो मतलब 2 और 3 5 मतलब 3.5 ऐड हुआ है। यहाँ पे इसका हो जाएगा 5 से 5 मतलब 5.5 यहाँ पे ऐड हुआ है, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे पता नहीं। तो समझो 3 2 5, 5 2 कितना होता है, 5 2 होता है 7, मतलब 7.5 ऐड हुआ होगा। तो 10 7 17 और 5 कितना हो जाएगा 18। ठीक, अब यहाँ अगर ये लॉजिक मेरी करेक्ट है तो यहाँ पे मेरा ऐड होना चाहिए 9.5। ठीक है, तो 18 में 9 जोड़ोगे 27 और 10.5 जोड़ोगे 27, आंसर क्या हो जाएगा 18, आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपने इस सेशन को बहुत इंजॉय किया हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।